महिलाओं पर ही क्यों लिखी जाती हैं कविताएं? इतिहास गवाह है कि नारी आज तक कवियों की प्रेरणा बनती आई। सवाल उठता है कि क्या वास्तव में यह सत्य है? क्या सचमुच नारी का बखान कविता में किया जाना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि कविता का अर्थ होता है भावना, और कविता में एक तरफ भावनाओं को पिरोया जाता है तो दूसरी ओर बिना भावनाओं के कविता लिखी भी नहीं जा सकती। और नारी की कोमलता देख यह माना जाता रहा है कि उससे बेहतर और कोई कविता हो ही नहीं सकती। उसकी देह और मन दोनों ही अगर सुंदर ना होते तो कवियों ने उस पर कविता ना लिखी होती। इसी संदर्भ में बंजारा बीट्स ने बात की कुछ वरिष्ठ लेखक कवियों से और कलाकारों से। असल में इसकी वजह यह है कि कविताएं क्या, ये पूरी सृष्टि जो है ये महिलाओं पे केंद्रित है। ईश्वर ने पहले आदम और हव्वा का जो आपको किस्सा मालूम होगा, पहले उसने पुरुष को ही बनाया था, लेकिन वो सृष्टि की रचना संभव नहीं हो पा रही थी केवल पुरुष के बूते पे। तो एक महिला को बनाया गया, हव्वा को लाया गया दुनिया में, और जब हव्वा आई और उसके बाद फिर ये तमाम कायनात, तमाम सृष्टि बनी। तो सारा जो रिलेटेड हैं चीज़ें दुनिया में, इस कायनात में, वो महिलाओं से ही रिलेटेड हैं। और असल में थोड़ा सा जो कविताएं जो होती हैं वो उनका एक बेस ये भी होता है कि वो एंटरटेनमेंट का भी पर्पज़ होता है, थोड़ा अच्छा लगे वो सुनने वालों को, और महिलाओं से जुड़ी कोई भी बात होती है वो अच्छी लगती है। असल में अगर आपने जो सवाल किया है, अगर वो गज़ल के परिप्रेक्ष्य में हम ले जाएं तो गज़ल जो है फ़ारसी की विधा है, और वो उसमें आई है फ़ारसी से उर्दू शायरी में। तो फ़ारसी में गज़ल का मतलब ही ये है कि महिलाओं से गुफ्तगू या महिलाओं की गुफ्तगू, यानी गज़ल वो है जिसमें हम महिलाओं की बात करते हैं या महिलाओं से बात करते हैं। तो शायरी तो पूरी उसी पे डिपेंड करती है, इसीलिए कहा गया है उसको कि कंघी चोटी की शायरी। और वो एक बेस बना हुआ है, जब से शायरी हो रही है बेस वही है। कविताओं का भी फ़र्क इतना ही है केवल हिंदी और उर्दू की कविता और शायरी में, कि उर्दू में जो वियोग जो होता है वो वियोग ज़्यादातर महिला की तरफ से आता है, और हिंदी की कविता जो है, हिंदी के गीत हैं, हिंदी की रचनाएं, वहाँ वियोग जो होता है वो पुरुष की तरफ से आता है। जैसे उद्धव के बारे में सूरदास जी ने लिखा है, तो उद्धव वो महिलाएं वियोगी थीं और वो कृष्ण, हाँ जो वो सब सिलसिला चलता रहता है। बहरहाल कविताओं का केंद्र जो है वो महिलाएं रहती हैं हमेशा। क्या ऐसा अगर हो कि पुरुषों पे भी कविता और बहुत दिलचस्प बन सकती है तो उसको सुनेगा कौन? बन सकती है, लेकिन वो टॉपिक्स फिर अलग होते हैं। हाँ, वो उसके श्रोता बहुत कम मिलेंगे आपको, और फिर वो टॉपिक्स आपको ऐसे उठाना पड़ेंगे। असल में क्या है, ये जो एक परिपाटी चली आ रही है कविताओं की, कि हम हाँ वो सौंदर्य वाली और वियोग वाली, श्रृंगार वाली, ये बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हम उसको पढ़ते हैं, नए जो भी रचनाकार आते हैं उसको पढ़ते हैं और वो शुरू हो जाते हैं। उसके लिए आपको नए टॉपिक्स उठाना पड़ेंगे, बिल्कुल हटके काम करना पड़ेगा। वो थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल रास्ता कोई नहीं चुनता, आसान रास्ता चुनता है हर कोई। ये देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं, परमात्मा के बनाए हुए हैं, और प्रकृति अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। जो कुछ भी बना है, ईश्वर ने बनाया है, वो बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, और उन सब में नारी को ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। मेरा ऐसा मानना है कि नारी का सौंदर्य, अब देखिए, नारी के लिए विशेषता यह है कि आप खड़े होकर के अंगड़ाई लेते हैं, दूसरा अगर देखता है तब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नारी अगर खड़ी होकर अंगड़ाई लेती है तो सीधा असर पड़ता है, उसके जहन पे भी पड़ता है, उसके अंतःकरण में भी पड़ता है। हम लोग देखते हैं टीवी में आजकल इतना सब दिखाई देता है। हम खासतौर से भारतीय नारी के विषय में और आपको बताना चाहते हैं। टीवी में आप देखते होंगे कि बहुत कम कपड़ों में बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखने में आती हैं, लेकिन हमारी भारतीय नारी जरा सा अपने लहंगे को केवल घुटने के पास तक भी अगर ला दें तो इतने में ही आपका मन विचलित हो जाता है। ये हमारी भारतीय नारी की विशेषता है। सौंदर्य भरपूर भरा हुआ है, परमात्मा ने बनाई नारी को इस ढंग से।
मैं भी अपने चित्र में बनाता हूँ, नारी को बहुत ज़्यादा देता हूँ। अब मेरा ऐसा मानना है, कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो नारी को थोड़ा विकृत रूप में भी दिखाते हैं। हाँ। बिल्कुल नग्न दिखाते वल्गर। हैं। हाँ, जो खैर आर्ट है वो, मैं उस दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि आर्ट अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, नैतिकता भी कोई हम कैनवास पे वही बनाते हैं जो हमारे अंतःकरण में होता है। अच्छा। तो हमारे अंतःकरण में क्या है, ये कैनवास पे निकल के आ रहा है। तो जो कैनवास पे जो निकल के आ रहा है, तो उससे आप मेरी मानसिकता भी समझ रहे हैं। मतलब कैनवास जो है कलाकार का आईना होता है। आईना है वो, कलाकार का मन पढ़ सकते हो उससे, अगर आप थोड़ा समझ सकते हैं। तो मेरा ऐसे मानना है कि नारी को ईश्वर ने वैसे भी बहुत खूबसूरत बनाया है, तो हम जब अपने चित्र में बनाएं उसे, तो उससे क्यों ना और ज़्यादा सौंदर्य प्रदान किया जाए। तो नारी की तरफ अधिकांश लोग आकर्षित होते हैं, और ये स्वाभाविक मन है। स्वाभाविक होता है। आकर्षण जो है वो नारी की ओर रहता है, इसमें कोई शक नहीं। वो कलाकार हो, संगीतकार हो, कोई देखिए ना, भगवान भी अछूते नहीं रहे उससे। तो हम लोग तो साधारण जीव हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने जो संरचना की है नारी की, वो तो वो ही जानता है कैसे की है। असल में नारी सौंदर्य का आधार बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक है। नारी को धैर्य, त्याग, समर्पण, लज्जा और दूसरों के लिए जीने की भावना जैसे आंतरिक गुणों से परिपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि उसको कभी फूल तो कभी कविता की उपमा दी जाती है। कभी प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ उसकी तुलना की जाती है। पर केवल कोमलता ही नहीं, उसकी शक्ति भी कवियों की कल्पना का आधार बनी है। यह वह शक्ति है जिसकी वजह से मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यह वह ताकत है जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध करने की प्रेरणा दी थी। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा रही है महिलाएं, संस्कृति में पूज्य रही हैं। तो जब संस्कृति ने उनको स्थान दिया है, उन्हें माना है, तो आज भी लोग उसको कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी जहां भी सौंदर्य की बात आती है, तो सौंदर्य के मामले में महिला को ही आगे रखा जाता है। मैं बहुत एक छोटी सी बात इसमें कहना चाहूँगा। कवि हो, साहित्यकार हो, लेखक हो या चित्रकार हो, सौंदर्य जो होती है, मनुष्य में जो आदमी है वो अपने उद्देश्यों के प्रति, कर्तव्य के प्रति वो होता है। सौंदर्य के प्रति महिलाओं का हमेशा से माना गया है। मैं बिल्कुल छोटी सी 2 पंक्तियों में शायद ये आपको समझा पाऊँ। एक नागपुर के बड़े अच्छे हमारे कवि मित्र थे मधु पांडे जी, उन्होंने महिलाओं का, वो हास्य कवि थे, उन्होंने अपनी इसी आपके सवाल का जवाब अपनी हास्य कविता में दिया था। वो आप 2 लाइनें सुने, शायद आपको हम आपके सवाल का जवाब मिल जाए। उन्होंने कहा था कि गर जग में नारी का दर्जा नर से बड़ा ना होता, गर जग में नारी का दर्जा नर से बड़ा ना होता, तो 400 की घड़ी ना होती और 4 रुपए का घड़ा ना होता। तो मैं समझता हूं कि महिलाओं में वो खूबी है, वो उनके माध्यम से किसी बात को जो है आसानी से कहीं पहुंचाई जा सकती है। ये मेरी समझ तो ये उनकी प्रमुख कारण है, और जो उनके लिए सफल और वो माना जाता है। नहीं ज्योति प्रकाश, मैं पूरी तरह से सहमत तो नहीं हूँ इस बात से। हाँ, महिलाएं भी कविताओं का एक विशेष हिस्सा होती हैं, और क्यों ना हो। समाज में, हमारे इस जगत में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं या जितनी भी खूबसूरत चीज़ें नहीं भी हैं, कवि उन तमाम बातों को अपनी कविताओं का आधार बनाता है। और स्त्री, महिला, भाई इसका तो वर्णन हमारे वेदों शास्त्रों में बड़े बड़े रचनाकारों ने भी किया है। और ये समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रेम से जुड़ा है, वात्सल्य से जुड़ा है, ममता से जुड़ा है। तो इवन देखा गया है कि अगर मूर्तिकार भी है तो वो किसी महिला रचना को ही उकेरता है। जी। मुझे लगता है कि ये उसके लिए प्राथमिक पाठशाला जैसा होता है। क्या आप मानते हैं ऐसा है? देखिए भाई, यहाँ भी मैं कहूँगा दृष्टिकोण अलग अलग होता है, लेकिन इसमें तो मैं कहीं कोई दो राय नहीं। मैं कहूँगा कि महिला या जो स्त्री का जो कर्तृत्व है, जो उसका अपना जो उसकी एक उसका जो अस्तित्व है, वो बेहद खूबसूरत है। ईश्वर ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ बनाया है, और वही खूबसूरती अगर किसी कला के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है तो उसको हमेशा सराहना चाहिए। आप प्रेम की कवि हैं, आप भी महिलाओं को के मुद्दों पे आप कविताओं को उकेरते हैं, सुनाते हैं, दिलचस्प लगता है। तो क्या यही वजह है? देखिए भाई, मैं तो प्रेम का कवि हूँ, प्रेम तो महिला पुरुष में ही हो सकता है।
तो महिलाओं का उद्धरण होना या उनके प्रेम का, उनके अपनेपन का उद्धरण होना मेरी कविताओं में बड़ा एक लाजमी सा विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कविताओं में सिर्फ उनसे जुड़े हुए ही तमाम बातें रहती हैं। प्रेम रहता है मेरी कविताओं में, और प्रेम का जैसे मैंने कहा कि दो हिस्से होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, तो दोनों लोग मेरी कविताओं में आपको मिलते हैं। वाकई में ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादातर, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाने का आप स्वरूप देखें तो हम किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि महिलाओं के ऊपर इसका लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक जवाब तो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ टेक्निकली, लेकिन ये बात सच है, ज़्यादातर गाने महिलाओं पर ही केंद्रित होते हैं। तो लोगों को लुभाते भी हैं। हाँ, शायद लोग उसको पसंद करते हैं, कहते हैं ना कि हम वही चीज़ बनाते हैं जो लोगों को पसंद आती है। मैं भी देखता हूँ कई बार जो पार्टीज होती हैं या जो लोग सुनना चाहते हैं, तो कई तरह से जो दार्शनिक गाने होते हैं या और जीवन को संदेश देने वाले गाने, तो उनसे ज़्यादा लोग रोमांटिक सॉन्ग्स या लव सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो ये बड़ा एक अजीब वो बनी है, लेकिन आजकल लोग बड़े मोटिवेशनल और संदेश देने वाले गाने भी बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है परिवेश बदल रहा है, शायद अब कुछ नई पीढ़ी जो आ रही है ये कुछ नया करती रहती है, तो शायद ये चीज़ में भी आने वाले भविष्य में दूर हो जाए। नारी में समाहित संवेदनशीलता उसका अपना अनमोल गुण है, जिसकी वजह से वह परायों को भी अपना बना लेती है। राह में चलते चलते वह अपने मृदुलता से लोगों का मन मोह लेती है। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। जब उसमें ये सारी विशेषताएं हैं तो निसंदेह नारी कवितामयी वह प्यार भरी उस सरिता के समान है, जिसमें ठहराव नहीं बल्कि एक बहाव है। बात यह है सर कि नारी इस जीवन का जो सृष्टि है वो नारी से है। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं या कुछ सोचते हैं तो जहाँ ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से सब कुछ बना हुआ है, उसी के सम्मान में, उसी के नारी के, महिला के और माँ वीणा वादनी स्वयं, ये उनके भी वरदान में ये है कि आप अगर कुछ चालू करेंगे, कहीं से कुछ लिखेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो पहली कविता, पहली बात उन्हीं के सम्मान में होगी। ये ऐसा मुझे अनुभव भी हुआ है और मैंने लिखा भी है, देखा भी है, सोचा भी है। क्योंकि आप हास्य के कवि हैं, आपकी रचनाओं में भी महिलाओं का समागम होता है। जी 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 बिल्कुल होता है। वहीं से हास्य निकालने की कोशिश। हमने एक महिला से पूछा, मैडम 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 आपके बाल हैं कि बवाल। हमने एक महिला से पूछा, मैडम मैडम आपके बाल हैं कि बवाल, इतने लंबे जैसे बिजली के खंभे, इतने लंबे जैसे बिजली के खंभे, क्या है इन लंबे बालों का राज। वे बोली, नटखट महाराज आपने मेरे बालों की तारीफ की है। नटखट महाराज आपने मेरे बालों की तारीफ की है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको पता नहीं कि मेरे हस्बैंड महिला बाल विकास अधिकारी हैं, आपको पता नहीं। एक तो महिलाएं बड़े सरल हृदय होती हैं और उनको आदर्श रूप माना जाता है। पुरुष जो है का जन्म ही महिला से हुआ है, तो माँ से शुरू से अटैच रहता है, फिर पत्नी से अटैच हुआ, तो स्त्री का वास्तव में पुरुष के जीवन में बड़ा महत्व है। और पुरुष लिखते हैं तो महिलाओं पे ही लिखते हैं, क्योंकि वो माँ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पत्नी से प्रभावित होते हैं, बहनों से प्रभावित होते हैं। उसका कारण ये है। और जहाँ तक मेरा कहना है कि महिलाएं बड़ी सहृदय होती हैं, दयालु होती हैं, इसलिए उन पर कविताएँ लिखी जाती हैं। महिलाओं को अगर हमें कहीं पर भी सुंदरता का प्रतीक कोई भी दर्शाना है तो हमें महिलाओं को तो लेना ही पड़ता है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो कविता हो। प्रकृति है, वो शक्ति है, वो अपनी कला को जिस फलक से वो दिखाना चाहता है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो हर दृष्टिकोण से अपनी कला को उस पर निखार सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। और कवियों का तो देखिए दो तरह के कवि हैं। यह हम लोग तो ये मानते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन कई लोग उनका उपहास भी करते हैं, तो उसको हम लोग गलत भी मानते हैं।
तो जैसे हमारे कई कवियों ने अपनी पत्नी को इतना तेज माना है कि वो उनके मारे वो कुछ हिलते डुलते नहीं है, लेकिन हकीकत दूसरी होती है कि पता लगा उनके घर में उनकी वो पत्नी को बहुत दबा के रखते हैं। तो ये दोहरे मापदंड है, सबसे बड़ी बात है। देखा जाए कि कोई चित्रकार होगा या कोई मूर्तिकार होगा तो महिलाओं को ही अच्छे से वो घेरता है, तो इसके पीछे क्या पुरुषों की कुछ मानसिकता भी काम करती है? हाँ, शायद मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है कि वो जो एक स्त्री में देखना चाहता है और वो अपनी कला के माध्यम से वो दिखा देता है, इसलिए भी ये एक स्त्री को ही चुनते हैं लोग। देखिए, मनोविज्ञान में दिया है कि अपोजिट सेक्स के प्रति जो है आकर्षण ज़्यादा होता है, और बच्चा जो है वो भी आप देखते हैं कि माँ की ममता जो है वो उससे होती है बच्चे से। तो आजकल ये एक दौर चल गया है महिलाओं पर ख़ास तौर से लिखने का। महिलाएं पहले से अब ज़्यादा शिक्षित हो गई हैं और पढ़ी लिखी होने से वो बातचीत और अच्छा सृजन भी कर रही हैं। तो इस वजह से जो है महिलाओं के ऊपर जो है अब आजकल लोग ज़्यादा लिख रहे हैं। देखा गया है चित्रकार भी अगर होगा तो वो अपनी मूर्ति कला में महिलाओं को ही उकेरते हैं। जी हाँ, और उसका मैंने आपको एक मनोवैज्ञानिक कारण बताया है कि स्त्री के अंदर आज भी क्या है कि एक संकोच या वो रहता है, वो उतना नहीं खुल पाती हैं, लेकिन आज तो उनके मनोभाव प्रकट नहीं हो पाते हैं। लेकिन पुरुषों का ऐसा रहता है कि वो जो है अपने मनोभाव वो सारी बातें जो है व्यक्त कर देते हैं। तो उस वजह से हम लोगों को लगता है कि साहब जो है पुरुष महिलाओं के ऊपर ज़्यादा लिख रहे हैं या महिलाओं को ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये बात है। नारी का सबसे बड़ा गुण है कि वह जो भी काम करती है पूरी मेहनत और शिद्दत से करती है। वह जिंदगी के प्रति समर्पित होकर काम करती है, फिर चाहे वह कवि निराला की पत्थर तोड़ती नारी हो या महादेवी वर्मा की पीड़ा सहती औरत। नारी सदा ही एक सक्रियता बनाए रखती है, क्योंकि वह जानती है कि ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है, इसलिए वह निरंतर बहती रहती है, जिसके द्वारा वह बहुत अच्छे ढंग से अपने परिजनों के मन के भावों को समझ पाती है। दरअसल है क्या कि ये पूरा संसार जो है दो चीज़ों से बना है, प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति एक शक्ति के रूप में है, पुरुष उसका जो है एक निमित्त मात्र है। और संसार की उत्पत्ति और संसार की जो सृष्टि का जो चलन है, बराबर निरंतर आगे चलते रहना, वो प्रकृति और पुरुष के बगैर नहीं हो सकता। तो प्रकृति सहज रूप से पुरुष को हमेशा आकर्षित करती रही है और हमेशा करती रहेगी। इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति माने स्त्री, और स्त्री जो है आकर्षित करने वाली चीज़ है, तो उसके ऊपर लिखी जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कहीं भी कोई भी रचनाकार पुरुष को केंद्र बिंदु बना के क्यों नहीं रचनाएं लिखना चाहता? हास्य के कवि लिखते हैं, अगर कोई मोटा तगड़ा है, कोई तुलतुल है, तो उसको पुरुष को भी केंद्र में बनाते हैं। मगर जहाँ भी सौंदर्य की बात होगी, जहाँ कुछ अगर अच्छी बात होगी, तो क्या है, अगर हास्य का कवि भी होगा, हंसाने वाला कवि भी होगा, तो वो निश्चित रूप से सौंदर्य की प्रकृति और जो जैसा मैंने कहा सौंदर्य के प्रति ही आकर्षित होता है और सौंदर्य को ही आगे बढ़ाता है और उसको केंद्र में रख के ही कविता करता है। और ये परंपरा जो है आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। हमारे पुराणों में देख लीजिए, आप वेदों में देख लीजिए, प्रकृति की ही पूजा हुई है और निश्चित रूप से हम सब की उत्पत्ति भी प्रकृति से है। तो प्रकृति सहज आकर्षण का केंद्र है, तो उससे इधर उधर कोई हो नहीं सकता। इसीलिए उसको केंद्र बिंदु बना के कविता लिखी जाती है। महिलाएं असल में प्रेम से जुड़ी हुई है। जो भी मानव है वो प्रेम तो करता ही है। अब वो स्वीकार करे ना करे, तो बिना प्रेम के तो कोई बात नहीं बन सकती। ना कोई इतिहास बनेगा, ना कोई कहानी बनेगी, ना कोई घटनाएं। आप देखिए, प्रेम कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। इसी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। और प्रेम अगर सही रूप में चलता रहे तो कोई समस्या नहीं है। ये भी एक बात है। मतलब रचनाकारों का केंद्र बिंदु सिर्फ सौंदर्य है, और वो भी स्त्री सौंदर्य है। हाँ, तो ये बात सही है, क्योंकि स्त्री से ही प्रेम किया जा सकता है। जानवरों से भी लोग प्रेम करते हैं, उनसे उनके भी मन की बात समझ लेते हैं, ये बात नहीं है। मैं एक अपनी कृति लिख रहा हूँ अभी, तो उसमें मैंने यही संवाद लोग किससे कर सकते हैं,
प्रेम से भी कर सकते हैं, जानवरों से भी कर सकते हैं, पेड़ पौधों से भी कर सकते हैं। बस समझने की ज़रूरत है कि पेड़ क्या कह रहे हैं। हम पेड़ में अगर पानी डालते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी डालते हैं, मटके का पानी डालते हैं, पेड़ जब हिलते हैं तो हमारे दिल में ये उद्गार उठते हैं कि इनको खुशी हो रही है, इसलिए ये हिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संवाद फील करने की बात, फील करने की बात है कि हम क्या फील कर रहे हैं। कि किसी सौंदर्य महिला को देख के हमारे मन में क्या विचार उठते हैं, ये कौन जान सकता है, हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता। ये जिसका सामना पड़ा, अतः ये वाला पक्ष जब तो सदा रहता है। हाँ, यही स्थिति है इसकी। ये तो नर नारी जो हमारी प्रकृति बनी है, वो इन दोनों के मिश्रण से ही हमारी प्रकृति का जो है पूर्ण रूप को प्राप्त होती है। और ये नैसर्गिक सत्य भी है कि जो अट्रैक्शन एक चीज़ होती है कि अट्रैक्शन तो होता ही है, और जो सौंदर्यगत भाव है ये भी होता है कि सौंदर्य भी प्रतिमान जो होते हैं तो ज़्यादातर लेते हैं महिलाओं से। हालांकि कृष्ण इसका उदाहरण है। नहीं, देखा गया है कि पुरुष को तो मान लिया कि वो महिला रचना करती है तो अधिकतर कृष्ण पर ही ज़्यादातर भजन लिखती है। कभी किसी अच्छा, इसका हर जगह उल्टा है, मतलब हाँ, पुरुष महिला पे केंद्रित होता है हाँ, और महिला पुरुष पे होती है। मतलब हम लोग हैं तो जितनी महिलाएं हैं वो कृष्ण को सौंदर्य जो हम लोगों ने जो प्रतिमान लेती हैं महिलाएं जब लिखती हैं कृष्ण की आराधना में तो कृष्ण को लेती हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रकृति में जो सौंदर्य है उसका। नारी अपनी विशेषताओं के कारण ही तो सदियों से कविताओं में उतरती आई है। वह स्वयं ऐसी कविता है जो कवियों को भाव देकर शब्दों को रूप देने में समर्थ रखती है। जहां नारी को कविता की तरह भावपूर्ण माना जाता है तो जरूरी है कि वह अपने जिम्मेदारी के पथ से भटके नहीं। उसे समय के साथ चलते हुए अपनी तमाम योग्यताओं का सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए अपनी कवितामयी छवि को बनाए रखना होगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।